अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फ़ारूक शेख। पाकिस्तान ख़ित्ते में सिफारती लिहाज से बड़ा सरगर्म है और बार बार न सिर्फ रीच आउट करता है अपने हमसाए हों या फिर ख़ित्ते के दीगर ममालिक हों उनकी तरफ, बल्कि अमन की बात करता है। यहाँ पर आगे किस तरह से चलना है, किस तरह से कलेक्टिव तरक्की और खुशहाली इस्तेहकाम को मद्देनज़र रखते हुए आगे बढ़ना है, इस मामले को बड़ा उठाता है। इसी सिलसिले में आज भी एक इजलास के दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि ख़ित्ते में अमन और तरक्की का रास्ता माशी और तिजारती रवाबित से होकर गुजरता है और इस सिलसिले में बेल्ट एंड रोड मंसूबे और सीपैक स्पेसिफ़िकली इसकी क्या अहमियत है, किस तरह से ये ना सिर्फ इस खित्ते यानी जनूबी एशिया बल्कि सेंट्रल एशिया तक लेकर जाएगा मामलात को और फिर एक तरक्की का ज़रिया बनेगा कलेक्टिव, उसकी तरफ कैसे बढ़ता है, ये ज़रा सुनिए उन्होंने क्या कहा, फिर आगे बढ़ते हैं। Excellencies, our geography links the warm waters of the Arabian Sea and the Persian Gulf. We are at the confluence of China, the Eurasian land bridge, and the Middle East, a unique tri-junction of economic corridors. Therefore, CPEC has been a transformative experience for this region, connecting markets, bringing people together. The success of its first phase, we are now entering into the second and very exciting phase of CPEC 2.0. Ladies and gentlemen, we are also working on a number of rail connectivity projects like the Trans-Afghan Railways and the Islamabad-Tehran-Istanbul connectivity. It cannot be stressed enough that cooperation in the trade and economic spheres is a win-win proposition, offering a rich dividends to all. This would strengthen our common stake in peace and reinforce efforts for development in the region. लेकिन अब गौर करने की बात यह है कि पाकिस्तान के इस पैगाम के सिलसिले में या इस विज़न के सिलसिले में जो अफ़गानिस्तान के साथ एक कशीदगी है, आपने पिछले हफ्ते देखा पूरा का पूरा मुसल्लह तसादुम में तब्दील हुई, जंगबंदी के बाद सूरत हाल कुछ आगे बढ़ने की उम्मीद तो है, लेकिन दहशत गर्दी का जो मसला है वो एक अहम रुकावट और एक अहम इरिटेंट हो सकता है सारे के सारे मामले के अंदर। अब ये जो तिजारती और माशी ज़रिए से इस्तेहकाम की पेशकश की गई है पाकिस्तान की तरफ से, इसके क्या असरात होंगे? क्या ये अफ़गानिस्तान को माइल कर सकते हैं पाकिस्तान का जो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ मौक़िफ़ है उसके ऊपर आने के लिए? ये ज़रा अपने तज्ज़ियाकारों से पूछते हैं, समझते हैं, जिसके लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं इरशाद भट्टी साहब, एजाज़ सैयद साहब, बेनज़ीर शाह साहिबा, मज़हर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एजाज़, आपसे शुरू करना चाहेंगे। गो कि पहली बार नहीं है, इससे पहले भी हम इसी शो के ऊपर बैठकर बात कर चुके हैं, मुख्तलिफ मीटिंग्स हुई, फिर वो जो चाइना के अंदर वज़राए ख़ारजा की एक बड़ी अहम मीटिंग हुई जिसमें बाकायदा शमूलियत की दावत दी गई अफ़गानिस्तान को, लेकिन उसके बाद फिर बहुत से ऐसे मामलात हुए जिसने सवालात भी खड़े कर दिए और तशवीश भी बढ़ा दी। लेकिन एक बार फिर अब जब ये पैगाम गया है, क्या आपको लगता है कि अफ़गानिस्तान के लिए तिजारत, माशी फ़वाइद इस मंसूबे में शामिल होना इतना बड़ा फ़ायदा है कि वो पाकिस्तान के जो TTP और दहशतगर्दी से मुतल्लिक मौक़िफ़ है उसके ऊपर सेम पेज पर आ जाए? अलीना, इस सारे मामले में मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान को ज़्यादा केयरफुल पॉलिसी अपनाना होगी। जो वाक़यात पिछले महीने में और इस महीने में हुए पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान, वो वाक़यात अगर ना होते तो शायद बहुत ही अच्छा होता, लेकिन अब वो हो चुके हैं। एक बिटर जिसे कहते हैं कि एक बिटर पास्ट, रीसेंट पास्ट ऐड हुआ है हम दोनों मुल्कों की हिस्ट्री में। एक बात जो हमें बतौर पाकिस्तान ज़रूर समझनी होगी और इस बात पे हमें अपने आप को ज़रूर कन्विंस करना होगा, और एक तो यह है कि वो एक सावरन मुल्क है, हमें इस बात को तस्लीम करना पड़ेगा। दूसरी रियलिटी इसको भी तस्लीम करना पड़ेगा कि अगर हमने इस ख़ित्ते में यानी कि सेंट्रल एशियन स्टेट्स के अंदर अगर हमने कोई तिजारत करनी है तो उसकी राहदारी
अफ़गानिस्तान के अलावा और कोई बेहतर राहदारी मौजूद नहीं है। दूसरी ये रियलिटी है। तीसरी बात ये भी हमें समझनी होगी कि अफ़गानिस्तान के अंदर अगर कुछ अनासर हैं तो हमें दो तरीक़ों से उन्हें डील करना होगा। अव्वल ये कि हम इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करें, और दोम ये कि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्लोज़ लाइजन रखें काबुल के अंदर जो भी हुकूमत हो, चाहे वो तालिबान की हो, चाहे वो माजी में अशरफ गनी की थी या हामिद करज़ई की थी। जब भी काबुल में कोई हुकूमत आई है, अनफॉर्चुनेटली हमारे काबुल के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं रहे। चाहे वहाँ पर अशरफ गनी की हुकूमत थी तो तब भी हमारे ताल्लुकात ख़राब थे, हम तालिबान के साथ खड़े थे। जब हामिद करज़ई की वहाँ पर हुकूमत थी तो तब भी हम तालिबान के साथ खड़े थे और हमारे ऊपर पूरी दुनिया डबल गेम का इल्ज़ाम आयद कर रही थी। आज वहाँ पर तालिबान की हुकूमत है और हमारी जो ताल्लुकात हैं हमने नॉर्दर्न अलायंस के साथ बनाए। ताल्लुकात बनाना कोई गलत बात नहीं है। नॉर्दर्न अलायंस की हमने यहाँ पर मीटिंग भी करवा दी, उनके साथ मुलाकातें भी हमने तीसरे मुल्कों में जाके कर ली। लेकिन ये पॉलिसी हमें अडॉप्ट करनी होगी कि काबुल जिसके पास भी है हमारे उसके साथ करीबी ताल्लुकात होना चाहिए। अगर काबुल के साथ हमारे करीबी ताल्लुकात नहीं है तो ये बात आप भूल जाइए कि पाकिस्तान के अंदर भी अमन आ सकता है, हिट एंड रन होता रहेगा, टेररिज्म होता रहेगा। दूसरा ये कि हम तजारत भी कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो ये दोनों चीज़ें आपस में जुड़ी हैं और इसमें जो बुनियादी चीज़ है, मेरा ये ख्याल है कि जो बड़ा फ्लॉ नज़र आता है, फॉरेन ऑफिस जो है ड्राइविंग सीट के ऊपर नहीं है। फिर अब आप देखिए कि जो भी मुज़ाकरात दोहा में हुए, वज़ीर दिफा साहब ने लीड किया उनको, वहाँ पे पाकिस्तान के जो खुसूसी एनवाई थे एम्बेसडर सादिक अफ़गानिस्तान के लिए, जो कि एक्सपर्ट हैं अफ़गानिस्तान के बारे में, वहाँ पर रहे हैं, उनके लोगों को जानते हैं, चीज़ों को वो डील करते हैं। अब उनको हम नहीं लेके गए। क्यों नहीं लेके गए? और भी बहुत सारे मामलात हैं। जब तक वो कहते हैं जिसका काम उसी को साजे। तो मेरे ख्याल में ये इस पॉलिसी में थोड़ा सा जो फ्लॉ नज़र आता है, वो एब्सेंस नज़र आती है, वो फॉरेन ऑफिस के जो हमारे डिप्लोमेट्स हैं वो हमें नज़र नहीं आते। अगर इनका काम यही करें और इनसे ही लिया जाए तो मेरे ख्याल में बड़ी बेहतरी होगी। उसके अलावा मैं नहीं समझता कि हम ख्वाब तो बहुत बड़े बड़े देख सकते हैं कि जी हमारे तेहरान के साथ भी अच्छे ताल्लुकात होंगे, सेंट्रल एशिया में भी कारोबार करेंगे, रशिया के साथ भी बेहतर ताल्लुकात होंगे। तो मेरे ख्याल में उस पर अमल दरामद करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये जो आपने बात की ना कि किस तरह से डिप्लोमेसी को हमें मुकद्दम रखना होगा इन सारी की सारी गुफ्तगू में, कल दोबारा जो दूसरा दौर है मुलाकात का वो भी होना है। इस सिलसिले में बड़ी अहम आपकी इंसाइट और ऑब्जर्वेशन है। मैं चाहूँगी इसके ऊपर वापस ज़रा आएँ, लेकिन पहले बाकियों को शामिल गुफ्तगू करते हैं। बेनज़ीर, क्या समझती हैं कितना ये पुरकशिश हो सकता है अफ़गानिस्तान के लिए, क्योंकि इस वक्त फ़ाइनेंशियल क्रंच में तो हैं वो, क्या वो पाकिस्तान के मौक़िफ़ के ऊपर दहशतगर्दी से मुतल्लिक आएंगे या पाकिस्तान का साथ देंगे, या आपको लगता है जैसे अभी एजाज़ ने पॉइंट आउट किया कहीं ना कहीं तालिबान हुकूमत, काबुल और जो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं दीगर ममालिक में, उनके दरमियान में फ़र्क है सोच का? अलीना, उन्होंने इसका जवाब दे दिया है। वो ऐसे कि जब दोहा के सीज़ फायर में बातचीत चल रही थी, उसके बाद जो अफ़गान तालिबान के डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने एक इंटरव्यू दिया अल जज़ीरा को, जिसमें उन्होंने कहा, और ये दोहा के बाद की मैं बात कर रही हूँ, जिसमें उन्होंने कहा कि हम टीटीपी को दहशतगर्द नहीं समझते। उन्होंने कहा कि जो पाकिस्तान हम पे इल्ज़ाम लगा रहा है वो गलत है। तो ये जंग बंदी के बाद भी उनका यही मौक़िफ़ है। इसका मतलब कि कोई ख़ास तब्दीली नहीं आई। और हमने देखा भी कि जब से सीज़ फायर हुआ है कोई वाज़ेह इक़दाम तो नहीं लिए गए टीटीपी के ख़िलाफ़। तो वही बात जो हम पिछले हफ्ते भी कर रहे थे कि मेरी राय में तो यही कि अफ़गान तालिबान को लगता है कि वो टीटीपी के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करेंगे तो कल ये शायद दाइश के साथ मिल जाएंगे और हमारे पीछे आएंगे और हमारे लिए मुश्किलात पैदा होंगी। और जहाँ तक ये ट्रेड की बातें हैं अफ़गानिस्तान के साथ, अलीना, ये अगस्त में भी अभी हुई ट्राइलैटरल मीटिंग जो थी, उसमें सीपैक को अफ़गानिस्तान में लेके जाया जाएगा। लेकिन ये कोई पहली बार ऐसी बात नहीं हुई। पहले भी कुछ साल पहले भी ये बात हुई थी कि अफ़गानिस्तान को सीपैक में शामिल किया जाएगा, लेकिन हमने देखा कि कोई ख़ास इस पर काम नहीं हुआ। क्योंकि ये जो सिक्योरिटी एक स्टिकिंग पॉइंट है, ये सिर्फ हमारे लिए नहीं है, ये बहुत से ममालिक हैं, जैसे कि चाइना
जो इन्वेस्ट करना चाहता है अफगानिस्तान में और इन्वेस्ट कर रहा है, उनके लिए भी सिक्योरिटी अफगानिस्तान में एक बड़ा सीरियस किस्म का इशू है। वहाँ पे जो एक ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट है, जो चाइना में जाके हमला करते हैं, वो चाइना कहता है कि उनके हाइडआउट्स हैं अफगानिस्तान में। तो ये ट्रेड की बातें पहले भी हुई हैं, लेकिन क्योंकि सिक्योरिटी इशू एक बहुत सीरियस मसला है अफगानिस्तान में, ये बातें आगे नहीं चलती। अफगानिस्तान के लिए भी, यहाँ पे जैसे एजाज भी बात कर रहे थे, हमारे लिए भी सीपैक अहम है और सेंट्रल एशियन ममालिक के साथ ट्रेड करना अहम है। अफगानिस्तान के लिए भी बहुत अहम है, क्योंकि अफगानिस्तान, याद रहे, एक लैंड लॉक्ड मुल्क है, उनके पास कोई एक्सेस नहीं है पानी का, तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है और बड़ी एक अहम डेवलपमेंट होगी अगर वहाँ पे सीपैक पे काम शुरू होता है। वो सेंट्रल एशियन ममालिक के साथ ट्रेड कर सकते हैं और जैसे आपने कहा, उनकी मईशत, जो बेरोज़गारी है वहाँ पे, उसमें इन्वेस्टमेंट हो सकती है, उसमें कमी आ सकती है। और ये कहा जाता है अक्सर अफगानिस्तान के बारे में कि वहाँ पे पोटेंशियल है बहुत मिनरल्स का और रेयर अर्थ एलिमेंट्स का। कहा जाता है कि $3 ट्रिलियन का है। कॉपर माइंस बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन मैं कॉपर्स के बारे में आपको बताऊं, कॉपर माइंस के रिजर्व्स कहा जाता है अफगानिस्तान में बहुत हैं। और चाइना की जो कंपनीज हैं, उनके पास 2008 से लीज है, लेकिन उन्होंने 2008 से लेकर आज तक वहाँ पे काम शुरू नहीं किया, सिर्फ इस वजह से कि सिक्योरिटी का इशू है। तो जब तक वहाँ पे इस सोच में तब्दीली नहीं आएगी, ये जो दहशतगर्द तंजीमें हैं जो वहाँ पे फिर रही हैं, जिनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही, तब तक मेरा नहीं ख्याल है कि ये जो सीपैक को एक्सटेंड करने की बातें हो रही हैं, ट्रेड की बातें हो रही हैं, रेलवे लिंक्स बनाने की बातें हो रही हैं, इसमें आगे कोई डेवलपमेंट होगी। एहसास कुछ ऐड भी करना चाह रहे हैं? मैं सिर्फ बेनज़ीर ने जो बात कही वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं सिर्फ एक बात ऐड कर रहा हूँ। हम अफ़गानिस्तान से और तालिबान से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लगा के बैठे हुए हैं। मेरे ख्याल में वो ठीक नहीं है। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि तालिबान उन लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करे जिन्होंने उनको हुकूमत में आने में अस्करी तौर पर मदद की हो, अपने बम्बर्स दिए हों, अपने सुसाइडर्स दिए हों। मेरे ख्याल में ऐसा मुमकिन नहीं है। मेरी तालिबान के लोगों से मुलाकातें रही हैं, अभी रिसेंटली भी कुछ मुलाकातें हुई थी। वो उनको माजरीन कहते हैं, वो उनके खिलाफ कार्रवाई मेरा नहीं ख्याल कि करेंगे। एजाज साहब, आपने मुझे थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया। दो बातें, एक तो जो आप कह रहे हैं कि वो उनके खिलाफ क्यों कार्रवाई करेंगे जिन्होंने उनको मदद दी है इक़्तिदार में आने के लिए, तालिबान को। आई अंडरस्टैंड दिस, लेकिन ये कमिटमेंट तो उन्होंने दोहा माहिदे में की थी ना सारी दुनिया के साथ, तालिबान ने, कि वो जो दहशतगर्द ग्रोह हैं, अपने जो सरजमीन है उसको दहशतगर्दी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। तो अगर अब वो हो रही है तो क्यों हमारा ये एक्सपेक्टेशन लगाना जायज़ नहीं है? देखिए, वो ये कह रहे हैं कि हम अपनी सरजमीन को इस्तेमाल नहीं होने देंगे, लेकिन अपनी सरजमीन पर उन लोगों को वो रहने की इजाज़त देंगे जिनको वो महाजरीन कहते हैं। ये तो नहीं उन्होंने कहा कि हम सर वो महाजरीन कहते हैं, लेकिन अगर टीटीपी को निकाल दें, ये तो नहीं कहा सर। वो महाजरीन कहते हैं, लेकिन अगर ऐसे क्रेडिबल एविडेंस मौजूद है। वो एग्जैक्टली वही गेम कर रहे हैं, वो एग्जैक्टली वही गेम कर रहे हैं जो हामिद करजई और अशरफ गनी के दौर में ये तालिबान करते थे कि शैडो गवर्नमेंट उन्होंने उधर बना ली हुई है, पाकिस्तान के इलाकों में उनके लोग मौजूद हैं, वो उनको कार्रवाई का कहते हैं। और जब इंटरेस्टिंग एजाज साहब जो आप बात कर रहे हैं, इसको मुझे आगे बढ़ाने का मौका दीजिएगा। भट्टी साहब, आप इस बारे में क्या राय रखते हैं? जो एजाज साहब बात कर रहे हैं, क्या आप उससे इत्तेफाक करते हैं? मैडम शेख, पहली बात तो ये है कि ये बात 100% ठीक है, बिल्कुल ठीक है कि तरक्की, अमन और तरक्की का रास्ता मुआशी और तिजारती रवाबत से ही गुज़रता है। और ये वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कह रहे हैं, और पाकिस्तान की मईशत का जो हाल है वो भी आपके सामने है, लेकिन बात ठीक है जो वो कह रहे हैं। दूसरी बात मैडम शेख, कितना अच्छा होता कि इस खित्ते के सारे मुल्क, भारत, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश समेत एक फोरम पर इकट्ठे होते, हम भी बढ़ते एक करेंसी की तरफ, एक तिजारत की तरफ, एक मईशत की तरफ और एक दिफा की तरफ। जिस तरह यूरोपीय यूनियन है, जिस तरह ब्रिक्स ममालिक काम कर रहे हैं, जिस तरह शंघाई कॉन्फ्रेंस में सोचा जा रहा है। हमारे पास एक मरहुमा सार्क कॉन्फ्रेंस सार्क हुआ करती थी, मरहुमा हो गई। भारत की साजिशों और रुकावटों ने उसे ख़त्म करके ही दम लिया। सार्क फ़ाल होती और सार्क में हम इकट्ठे होते तो शायद आज सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ होती। लेकिन मैडम शेख, मुझे पता है कि आखिरकार होना यही है, आखिरकार सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। कल यूरोप भी यही कुछ कर रहा था जो आज हम कर रहे हैं, आपस में लड़ रहा था, एक दूसरे की गर्दनें काट रहे थे। यूरोप में भी मुल्क
जंगें लड़ रहे थे, कोई अपनी अजमत के खब्त में सवार था, कोई किसी दूसरे को नीचा दिखाने के खब्त में मुब्तला था, और कोई कह रहा था कि मैं तो अब इतना बड़ा हो गया हूँ कि बाकी ये छोटे छोटे मुल्क तो मेरे ख्याल से अब मेरे अंडर आ जाने चाहिए। मगर यूरोप लड़ाइयाँ लड़ लड़ कर एक दूसरे के ख़िलाफ़ साजिशें करके बिल आखिर यूरोप ये सीख गया कि रास्ता एक ही है आगे बढ़ने का, और वो है मिलजुल कर रहना, और वो है एक दूसरे की जो मजबूत चीज़ें उनसे फ़ायदा उठाना, और वो है एक दूसरे के जो मामलात हैं उनमें पंगाबाजी ना करना। और अब वो सीख गए, और आज आप देख लें उनका हाल, और हम नहीं सीखे और हमारा हाल देख लें। यानी यूनान में क्राइसिस आता है मईशत का तो यूरोप उसे बेल आउट करता है। मतलब यूनान कह सकता है कि अगर जर्मनी मजबूत है तो उसका फ़ायदा मुझे पहुंचेगा। पुर्तगाल कह सकता है कि अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो फ्रांस मेरे साथ खड़ा होगा। हमारे यहाँ बदकिस्मती से ऐसा नहीं है, लेकिन मैंने वही कहा कि होना यही है। कल वहाँ भी यही हो रहा था जो आज यहाँ हो रहा है। जहाँ तक बात है मैडम शेख सी पैक की, हर हुक्मरान आया और उसने हमें सी पैक के फ़वायद गिनवा गिनवा कर हमारे कान पका दिए, और हम सुन कर थक गए। गेम चेंजर है, पता नहीं क्या होने वाला है, धन बरसने वाला है, सोना उगने वाला है, मादनियात निकलने वाली हैं, और ट्रैफिक रवां दवां होगी। कोई बुरी बात किए बगैर मैं ये उम्मीद करता हूँ कि किसी ना किसी दिन सी पैक के अमली तौर पर फ़वायद हम तक पहुँचेंगे। कम अज़ कम यही रोज़गार की सूरत में, गुर्बत महंगाई की कमी की सूरत में। हम तो सी पैक के पहरेदार बन के कीमतें अदा करके थक गए, सफाइयाँ दे के थक गए। पता नहीं कब इस सी पैक पे ट्रैफिक चलेगी और हमारी ज़िंदगी की ट्रैफिक भी चलेगी। जहाँ तक बात है मैडम शेख अफ़गानिस्तान की, अब उसके पास दो ही ऑप्शन है मैडम शेख, अपनी प्रॉक्सीज़ को लगाम देना, भारतीय फ्रंटमैनी से बचना, और अफ़गान ज़मीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ या ख़ित्ते के किसी भी मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल ना होने देना। बात उसी तरफ जा रही है, और अगर उसने ये कर लिया, अब मैं हैरान हो रहा था, सुन रहा था, एक ख़बर आ रही थी कि काबुल पर डैम बनाएंगे, पाकिस्तान को पानी नहीं लेने देंगे, पाकिस्तान को ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। पाकिस्तान ने समझा क्या है हमें, हम कोई इतने कमज़ोर हैं, हम टीटीपी को दहशतगर्द नहीं मानते। ये है सोच वहाँ काबुल में कुछ लोगों की। लेकिन अगर अफ़गानिस्तान इस तरफ बढ़ा तो वो अपने मुश्किल वक्तों के बेहतरीन दोस्त को खो देगा, और उसे कहीं भी जाए पनाह नहीं मिलेगी। हम ऑल आउट जाएंगे, कोई बात नहीं, मुश्किल वक्त आता है कौमों पे, लेकिन पता चल जाएगा कि सोवियत यूनियन को आपने भगाया था कि हमारी मदद से भगाया था। पता चल जाएगा कि अमेरिका आप अकेलों की वजह से गया था या उसमें हम भी शामिल थे। पता चल जाएगा अफ़गान तालिबान हुकूमत को कि काबुल में लाने वाले काबुल से जब आप उनके ख़िलाफ़ हो जाते हैं तो बहुत कुछ बदल सकता है। अच्छा, तो एक तो रास्ता है अमन का। और आखिरी बात, या फिर अफ़गानिस्तान उस खुदा न खास्ता, अल्लाह ना करे कभी ऐसा हो, अल्लाह ना करे कभी ऐसा हो, या फिर अफ़गानिस्तान उस जंग और तबाही के लिए तैयार हो जाए जिसमें खसारा और नुकसान सिर्फ उसी का होगा। बट क्या आपको लगता है सारी समझ मुस्तकबिल करीब में होगी अफ़गानिस्तान को? मैडम शेख नहीं लगता, मुझे नहीं लगता। मुझे तो पहले दिन से इस अमन मुआहदे से भी कोई उम्मीद नहीं, क्योंकि ये एक अजीबो गरीब हिस्ट्री है अफ़गानिस्तान की, और वो जो ज़ुबान समझते हैं वो इंशाल्लाह एक दिन ज़रूर समझेंगे। ओके, मज़हर अब्बास साहब, आपकी इसके ऊपर क्या राय है? ख़ासकर जो इंसेंटिव की पेशकश की जा रही है इस वक्त अफ़गानिस्तान को, आपको क्या लगता है, क्या कितनी उनको शिद्दत से इसकी ज़रूरत है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो समझते हैं कि दीगर जगहों से उनकी वो ज़रूरत पूरी हो सकती है? देखिए, पहले तो हम खुद बताएं कि हम कितने कॉन्फिडेंस हैं। मैं किसी को इंसेंटिव देता हूं तो सबसे पहले मैं ये देखता हूं कि मेरा घर इन ऑर्डर है या नहीं है। तो और जो जिन चाइनीज़ की हम बात कर रहे हैं, सी पैक की बात कर रहे हैं, चाइनीज़ कितने मुतमईन हैं हमसे सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, इवन अदरवाइज भी। सी पैक की प्रोग्रेस क्या है, जो जिन इलाक़ों से सी पैक गुजरेगा वहाँ सिक्योरिटी की क्या सिचुएशन है। तो सबसे पहले तो मैं अपने घर को इन ऑर्डर कैसे करूँगा, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से। कितने इन्वेस्टर्स आ रहे हैं पाकिस्तान में, ज़रा बताएं।
कितने आपके एयरपोर्ट्स की एक्टिविटीज़ बढ़ी हैं ये बताएं। जो हम ये दावे करते हैं, इतने बड़े बड़े दावे करते हैं हम, बताएं तो पिछले चंद सालों में आपकी कितनी एयरलाइंस जो हैं वो पाकिस्तान का रुख किया है, कितनी इंटरनेशनल एयरलाइन ने पाकिस्तान का रुख किया है। आपके एयरपोर्ट्स पे सन्नाटा पड़ा होता है। तो आप पहले तो ये सबसे पहले तो मैं इस कॉन्फिडेंस में जाऊँ ना, किसी से बात कर दें कि मुझे ये पता हो कि मैं सिक्योर्ड हूँ, मैंने अपने आप को सिक्योर्ड कर लिया है, मैं इकोनॉमिकली और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बेहतर पोजीशन में हूँ, अब मैं दूसरे को ऑफ़र कर रहा हूँ। हम पता नहीं किस बुनियाद पे दावे कर रहे हैं। फिर अफ़गानिस्तान उठा लें, वहाँ का माइंडसेट ही तब्दील नहीं है। वहाँ एक आम अफ़गानी तक जो है आपने इतना ज़्यादा इन्फिल्ट्रेट कर दिया है कि आप जनरली देखें, शायद पाकिस्तान इंडिया के क्रिकेट मैच में फैंस इस तरह एक दूसरे के ख़िलाफ़ नहीं होते जिस तरह हमें अफ़गान नज़र आते हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़। उसमें उस लेवल तक हम जा चुके हैं। तो अफ़गानिस्तान का जो मसला है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। वहाँ अभी जिस तरह दोस्तों ने बात की, वो चाहे TTP हो या दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस हों, उन्हें माँ सिवाय इसके और कोई चीज़ है ही नहीं उनके पास कि जी वो अपने आप को जिस तरीके से रह रहे हैं उस तरीके से रहें। जो ग्रुप्स वहाँ एक्टिविटीज़ कर रहे हैं उसमें जो पहले तालिबान का जो होल्ड था, वो तालिबान का होल्ड उस तरीके से नहीं नज़र आता। वहाँ जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस वहाँ एक्टिव हैं, जो ISIS की बात की या इवन TTP की बात की, वो किस हद तक अफ़गान तालिबान की बात अब सुन रहे हैं। हमें तो जब हम अफ़गानिस्तान से गवर्नमेंट लेवल पे बात करेंगे और अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट जो है किस हद तक आपको अश्योरेंस दे सकती है, तो क्लैरिटी नहीं है। फिर यहाँ जो ग्रुप्स हैं जो तालिबान के सिंपैथाइजर्स हैं, वो भी ये समझते हैं कि जी अफ़गानिस्तान में अगर तब्दीली आ सकती है तो पाकिस्तान में भी तब्दीली आ सकती है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पहली चीज़ ये कि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आप किस हद तक ये कह सकते हैं कि अब पाकिस्तान में सिक्योरिटी की सिचुएशन जो है इज़ फार मच बेटर देन बिफोर। किस हद तक हम कह सकते हैं कि हाँ पाकिस्तान में ऐसे इलाके अब नहीं हैं जहाँ आप मगरिब के बाद नहीं जा सकते। क्या आप कह सकते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में कोई इलाके ऐसे नहीं हैं कि जहाँ आप मगरिब के बाद नहीं जा सकते? तो मैं सबसे पहले तो इन अपने अवाम में वो देखूँ, फिर मैं किसी को इंसेंटिव दूं। सर बिल्कुल, जो आप बात कर रहे हैं वो सारी उसका रूट कॉज भी तो अफगानिस्तान से ही होकर गुजरता है ना। मसला ये है जब इस तरह से खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी की बात करते हैं तो फिर अफगानिस्तान दरमियान में आ जाता है। ज़रा मजीद भी इसके ऊपर बात करते हैं और भी एक दो सवाल जो पहले डिस्कशन में उठ रहे थे आफ्टर ब्रेक। वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं कि क्या माशी इंसेंटिव्स, तिजारती इंसेंटिव्स खित्ते के अंदर अमन इस्तेहकाम की जो पुरकशिश ऑफर्स हैं वो अफ़गानिस्तान को माइल कर सकते हैं कि दहशतगर्दी के ऊपर पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है उसकी हिमायत करे। पैनल के ऊपर मुख्तलिफ आरा आ रही हैं, लेकिन मैं बेनज़ीर के ऊपर जाना चाहूँगी। बेनज़ीर, पहले ब्रेक से पहले जैसे एजाज़ अपना मौक़िफ़ पेश कर रहे थे और उन्होंने आपकी बात को कॉन्ट्रडिक्ट किया। उन्होंने कहा कि उनके ख़्याल में हमें ये नाजायज़ तवक्को होगी अगर हम तालिबान से रखें कि वो तहरीक तालिबान या फिर दीगर जो अनासिर हैं जिनको हम दहशतगर्द कहते हैं लेकिन तालिबान हुकूमत के आने में उन्होंने बड़ी फैसिलिटेशन की, उनके खिलाफ वो कार्रवाई करें। ये नाजायज़ तवक्को है। क्या आप इससे इत्तेफाक करती हैं या आप भी जैसे मैं कंफ्यूज हुई वैसे कंफ्यूज हो गई? अलीना, और कोई सलूशन नहीं है इसका कि जब तक ये जो तंजीमें हैं, दहशतगर्द तंजीमें, इनके खिलाफ कोई ना कोई कार्रवाई ना हो। जहाँ पे उनके हाइड आउट्स हैं वहाँ पे, अब जैसे एजाज बात कर रहे थे टारगेटेड ऑपरेशंस की कि अफगानिस्तान में टारगेटेड ऑपरेशंस होने चाहिए TTP के खिलाफ। मेरा यहाँ पे एजाज से सवाल ये है कि जब जैसे यूनाइटेड नेशंस की जो रिपोर्ट आई कि अफगान तालिबान लॉजिस्टिक और फाइनेंशियल सपोर्ट भी देते हैं TTP को, तो जब इस किस्म की आपको सपोर्ट मिल रही हो तो फिर वो किस किस्म का टारगेटेड ऑपरेशन होगा और फिर वो टारगेटेड ऑपरेशन कितना ही कामयाब होगा कि जो हुकूमत में है वहाँ पे वो फैसिलिटेट कर रहे हैं इस तरह की दहशतगर्द तंजीमों को। ऑल्सो ये बड़ा दिलचस्प था जब एजाज आपने ये कहा ना कि कार्रवाई दहशतगर्दों के खिलाफ होनी चाहिए, अफगानिस्तान के खिलाफ नहीं लगनी चाहिए। तो ये जरा मैं देखिए बात, मैं उस वक्त काबुल में था जब तालिबान आ रहे थे और मैं वो हीट आज भी फ़ील करता हूँ। जो काबुल की जो लोकल पॉपुलेशन थी वो एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को देख के क्या फ़ीलिंग हमें करवाती थी। मुझे ज़िंदगी में कभी इतनी पब्लिक रैथ का सामना नहीं करना पड़ा जब मैं काबुल में था और लोगों को पता लगता था कि ये पाकिस्तानी जर्नलिस्ट है तो वो मुझे कहते थे रोक रोक के कि आप दहशतगर्दों को सपोर्ट करते हैं। वो इल्ज़ाम लगाते थे पाकिस्तान के ऊपर। तो बड़ी तकलीफ़ दे वो बातें थी। अब सूरत हाल ये है
कि अब उन्हीं वही तालिबान वहाँ पर आ गए। आप बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं, बेनज़ीर ने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि जी गवर्नमेंट के बाज़ लोग और वो उन्हें सपोर्ट करते हैं, ये बिल्कुल ठीक बात है। हम तालिबान को एक मुकम्मल यूनाइटेड एंटिटी देखते हैं। तालिबान मुख्तलिफ इन्फ्लुएंशियल ग्रुप्स का एक यूनियन है। वहाँ पर मुख्तलिफ, मैं जानबूझ के सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहता जो कि एक अच्छा मैसेज नहीं जाएगा। बात यह है कि वहाँ पर मिसाल के तौर पे हम नूर वली महसूद को, हमने हमारे यहाँ पर टीवी चैनल्स ने चला दी खबरें कि नूर वली महसूद को मार दिया गया और उसके ऊपर अटैक हुआ। तो मुझे बताएं ना वो कौन, वो क्यों नहीं टारगेट हुआ? अगर नूर वली महसूद या और ऐसे लोग जो पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाते हैं, पाकिस्तान पर आके कार्रवाइयाँ करते हैं, उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? जवाब है बिल्कुल करनी चाहिए। तो करें बिल्कुल उनके खिलाफ कार्रवाई, और उन अनासर के खिलाफ भी करें जो उनको सपोर्ट करते हैं। लेकिन जब आप एक रियासत दूसरी रियासत के ऊपर कार्रवाई करती है तो वहाँ पर सिर्फ हम समझते हैं कि अफगानिस्तान में तालिबान ही बैठे हुए हैं। नहीं सर, ये डिस्टिंग्विश कैसे किया जाए ना सर, यही सवाल था बेनज़ीर का, डिस्टिंग्विश कैसे किया जाए? जब हुकूमत तालिबान की पुष्टपराही कर रही है तो फिर कैसे डिस्टिंग्विश किया जाए? देखिए, आपकी जो आइज़ एंड ईयर्स हैं उन्होंने आपको बताना है कि कौन कौन से अनासर हैं जो आपके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, और आपके आइज़ एंड ईयर्स हैं, आप सुनते भी हैं, आपको बताते भी हैं। जी मैं सिर्फ ये एजाज से पूछना चाहूँगी, देखें हमने ये भी तो ऑफर की है, अगर मैं गलत नहीं हूँ, कई बार पाकिस्तान ने, कि जॉइंट इंटेलिजेंस ऑपरेशंस करते हैं दहशतगर्दों के खिलाफ। तो इस ऑफर को क्यों नहीं अफगानिस्तान एक्सेप्ट कर लेता कि चलें फिर, जो अगर आपके पास वो कैपेबिलिटी नहीं है दहशतगर्दों के खिलाफ जाने की, तो फिर आप पाकिस्तान के साथ मिलके एक जॉइंट इंटेलिजेंस ऑपरेशंस करें और टारगेट करें, इनके पीछे जाएं। बेनज़ीर, आप अगेन वही बात कर रही हैं ना, जो उस सारे उनका जेनेसिस क्या है? बंदूक। तालिबान का जेनेसिस क्या है कि वो बंदूक के ज़रिए इक़्तिदार में आए हैं, और वो कहते हैं कि जी हमने एक ख़ास ब्रांड ऑफ इस्लाम जो है इंट्रोड्यूस करवाई है, और अब वहाँ पर बैठे हुए उन्हीं के सिस्टम के अंदर बैठे हुए लोग समझते हैं कि अब दिल्ली नहीं इस्लामाबाद, यानी कि वो इस्लामाबाद पे कब्ज़ा करना चाहते हैं। तो वो क्यों आपके साथ मिलकर इंटेलिजेंस ऑपरेशन करेंगे? उन्होंने उनके खिलाफ इंटेलिजेंस ऑपरेशन करना है कि जब उन्होंने काबुल को कंकर किया तो हम उधर, यानी आप कहना चाह रहे हैं कैपेबिलिटी नहीं, विल का मसला है, विल का मसला है। सबसे पहले उन्होंने क्या काम किया? उन्होंने वहां पर जेलों को जेलें खोली। तो फिर एक अगर अफगान गवर्नमेंट का ये नुक्ता नज़र है, अगर तालिबान लेड अफगान गवर्नमेंट का भी ये बयानिया है, तो फिर रियासत ही इन्वॉल्व हो गई ना, रियासत ही बैक कर रही है ना इनको। एग्जैक्टली, बिल्कुल रियासत बैक कर रही है, लेकिन रियासत के अंदर वहाँ पे भी तकसीम मौजूद है। आप देख लें हाल ही में उनके वज़ीर दाखिला ने क्या बयान दिया है। उनके वज़ीर दाखिला अकेले तो नहीं, और लोग भी हैं उस तरह के। वो क्या बयान दे रहे हैं? वो आपके हक में बयान दे रहे हैं। वो उनको कह रहे हैं कि आप, वो लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं फ्रीडम की, लेकिन वो एक्शन तो नहीं ले रहे, जंग नहीं लड़ी, एक्शन तो नहीं ले रहे ना। वो क्या उन्होंने कोई एक्शन लिया है? वो तो हमारी, मैं अर्ज करूं, सुन लीजिए ना। आपने कार्रवाई कितने अरसे बाद की? आपने कितने अरसे से उनसे ये कहा हुआ है? ये आज से इन्फिल्ट्रेशन हो रही है? ये तो सालों हो गए ना यार। इन्फिल्ट्रेशन तो डे 1 से हो रही है। तो मैं यही तो बात कह रहा हूं साहब, ये पहली कार्रवाई की आपने। तो मैं यही तो कह रहा हूं, की ना आपने। मैं आपसे यही तो कह रहा हूं कि वहां पर, मैं ये मजर साहब ये कर रहा हूं कि वहां पर जो एलिमेंट्स हैं जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं, अगर वो जिंदा हैं, अगर वो अभी भी कार्रवाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि हमारी इंटेलिजेंस को मज़ीद मजबूत बनाने की ज़रूरत है, उस पर मज़ीद पैसे खर्च करने की ज़रूरत है, ताकि वो हमें एक्शनेबल इंटेलिजेंस दे। सर लेकिन अगर एक्शन उनके खिलाफ इंटेलिजेंस की बुनियाद पे, जब एक बात सीखी है, एजाज एक सेकंड उन्होंने हिट एंड रन। सर यहाँ पर बाकी मैंने पहले ये बात की थी कि सबसे पहले आप अपने होम ग्राउंड को ठीक करें, सबसे होम ग्राउंड को ठीक करें। नहीं, एजाज सिचुएशन ये है, या इख्तिलाफ यहाँ पर पैदा हो रहा है कि जब उस इंटेलिजेंस की बुनियाद पे, जैसे अभी भी जितनी भी इंटेलिजेंस थी उसकी बुनियाद पर जब एक्शन लिया गया, तो वो एक्शन अफगानिस्तान ने अपने खिलाफ एक्शन समझा, बिकॉज अफगानिस्तान टेक्निकली इज सपोर्टिंग तहरीके तालिबान पाकिस्तान के या दीगर दहशतगर्द अनासर वहाँ पे जो हैं। तो ये आप डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे ना, ये कर सकते नहीं है। जब आप समझते हैं विल नहीं है उनकी, वो उनको अपने साथी समझते हैं। और ये जो जब आप जहाज भेजेंगे, जब आप ड्रोन भेजेंगे, तो वो तो यही समझेंगे ना। लेट्स जस्ट वाइंड इट अप इस चीज़ के ऊपर। सर ये जो कल अब नया दौर होने वाले बातचीत का, ज़रा अगर
जो इस वक्त तनासिर नज़र आ रही है, जिस वक्त इशारे नज़र आ रहे हैं कि उस तरह से TTP के ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं लेगी अफ़गानिस्तान, तो क्या आपको लगता है फिर पाकिस्तान की हिकमत अमली क्या होगी? क्या ऑल आउट जाएंगे या फिर इसी तरह से मामला ज़रा धीमा चलता रहेगा एंड देन इट विल फेड आउट? तो एक बात क्लियर कर दी हुई है, जब भी पाकिस्तान के ऊपर अटैक होगा पाकिस्तान कार्रवाई करेगा। ये तो पाकिस्तान ने एक क्लियर कर दिया हुआ है अपने मेज़बानों को भी, कतर के मेज़बानों को भी, कतरी इंटेलिजेंस चीफ को भी बताई गई थी ये बात, और ये बात तुर्की के जो हमारे मेज़बान हैं उनको भी बताई गई थी। और बाय द वे इस सारे अमन अमल में 2 बंदों का नाम नहीं लिया गया जिनको क्रेडिट नहीं दिया गया, और उनका बराह रास्त एक रोल रहा है, एक कतर के अमीर और दूसरे तुर्की के सदर तैयब अर्दवान। इन दोनों ने बराह रास्त दिलचस्पी ली और दोनों को बताया गया कि अगर हम हमारे ऊपर कार्रवाई होगी हम ऑल आउट जाएंगे, इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। कल के मुज़ाकरात में ये बता दूं आपको कि मेरी इतलात के मुताबिक हमारे जो इंटेलिजेंस के जिम्मेदार हैं वो हिस्सा लेंगे, उस लेवल के लोग जाएंगे। अच्छा, ठीक है जी। अब देखते हैं कल या उससे आगे निकल कर क्या है, फिर उसके ऊपर भी तज्जिया तबसरा करेंगे। बहरहाल जो हमारी इस गुफ्तगू है उसके ऊपर ना सिर्फ थोड़ा इख्तलाफ राय पाया जा रहा है, बल्कि बहुत से दरमियान में सवालात भी हैं जो कि अनआंसर्ड हैं। इसी के साथ छोड़ जाते हैं आपको, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, फिर आपके सवालों के साथ वापस आते हैं। वेलकम बैक। आप लोगों के भेजे गए सवाल तज्जियाकारों के सामने रखते हैं। भट्टी साहब से करते हैं पहला सवाल। भट्टी साहब, पूछा जा रहा है राना सनाउल्लाह कहते हैं कि अगर खैबर पख्तूनख्वा काबीना बानी तहरीक इंसाफ के मशवरे से बनी तो वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में कलअदम करार पाएगी। और राना सनाउल्लाह साहब के मुताबिक नवाज शरीफ केस के फैसले में वाजे किया गया था कोई सज़ा याफ्ता शख्स या सियासी जमात का सरबराह नहीं रह सकता और ना ही उससे कोई मुशावरत हो सकती है। क्या दुरुस्त है राना साहब का मौक़िफ़? एक तो मैडम शेख, मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा सबको कि माशाल्लाह कहाँ से क्या क्या ढूंढ लाते हैं, समंदर की तह में जाते हैं ऑक्सीजन के कई सिलेंडर लेकर और एक नुक्ता लाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और कि अब ये हो जाएगा और अब ये हो जाएगा। कौन सा कोई ख़त लिखा गया है खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला का कि ये नाम है, इस पे इमरान खान साहब आप साइन कर दीजिए ताकि मैं फ़ाइनल इनसे हल्फ ले लूँ। कौन सा कोई वो इमरान खान के वो मशवरों से एक एक बंदा फ़ाइनल होगा? ज़ाहिर है वो खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आला है, उस 3-4 ग्रुप हैं, वज़रा बहुत सारे लोग वज़ीर बनना चाहते हैं, वो कुछ नामों पे पूछेंगे कि और उसका जवाब मिलेगा। लेकिन चूँकि राना साहब ने नवाज शरीफ साहब के केस का रेफरेंस दिया है तो मैं ज़रूर याद दिलाना चाहूँगा कि वो कह रहे हैं कि एक सज़ा याफ्ता मतलब इमरान खान की मशवरे पर काबीना कालअदम हो जाएगी। ज़रूर जाएं जी, अभी से रेफरेंस तैयार कर लें, सुप्रीम कोर्ट में ले जाएं, बल्कि आइनी बेंच में ले जाएं, बहुत अच्छा केस होगा। लेकिन मैं पूछना चाहूँगा कि एक सज़ा याफ्ता शख्स पार्टी चला सकता है? चलाई थी नवाज शरीफ साहब ने, उस वक्त वो इश्तिहारी भी थे। PDM इजलास में शरीक हो सकता है, तकरीरें कर सकता है, की थी। और सुप्रीम कोर्ट बार के फंक्शन में तकरीर कर सकता है, सज़ा याफ्ता और इश्तिहारी की थी। और किसी सज़ा याफ्ता के पास किसी मुल्क का वज़ीर आज़म अपनी काबीना के साथ लंदन जाकर इजलास, उनकी ज़ेर सदारत इजलास में शिरकत फरमा सकते हैं? किसी मुल्क में फरमाई थी शहबाज शरीफ साहब और काबीना ने लंदन जाकर। और मगर दूसरा सज़ा याफ्ता शख्स जो है मशवरा भी नहीं दे सकता। फिर पूछना यह भी था कि पहली बार शहबाज काबीना PDM 1 किसके मशवरे से बनी थी? हमें मुस्लिम लीगियों ने बताया था कि नवाज शरीफ साहब के मशवरे से सारा काम हो रहा है। आज भी नवाज शरीफ साहब ऑपरेशन बुनियादुल मरसूस भी वही कर रहे हैं और कल भी काबीना वही बना रहे थे जब वो लंदन में थे। फिर हमारा वज़ीर आज़म हर रोज़ लंदन जाया करता था किससे मशवरा लेने के लिए? फिर वफाकी वज़ीर क्यों मशवरे लेने लंदन जाते थे और वापस आते थे कि नवाज शरीफ साहब ने हमें यह मशवरा दिया है? पूरी हुकूमती जमात लंदन क्यों मशवरे लेने जाती थी? तो क्या बात हो रही है, किस तरफ बात ले जा रहे हैं और क्या? लेकिन मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप अपनी बात पे खड़े रहें, जो ही काबीना बने और सुप्रीम कोर्ट आएँ, रेफरेंस दायर करें, नवाज शरीफ साहब केस का हवाला दें। बल्कि नवाज शरीफ साहब आजकल फारिग हैं, उनको कहें कि अपना केस खुद लड़ें और पूरी की पूरी काबीना को कालअदम करवा दें ताकि वो नए सिरे से अपनी काबीना बनाए। बहुत शुक्रिया इरशाद भट्टी साहब। अच्छा जी, मर्ज साहब से करते हैं दूसरा सवाल। मर्ज साहब,
पूछा जा रहा है आईजी पंजाब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और दावा किया कि पंजाब में 70% जराइम कम हो गए हैं। सीसीडी की तारीफ की, शाबाश दी और कहा कि पंजाब में पुलिस ने मुतहरिक गैंग्स की गिरफ्तारियां की हैं। सर, इत्तफाक करते हैं आप इस दावे से? देखिए, दावा किया है। जनरली अगर हम देखें, बहुत से वाक़यात दोबारा शुरू हो जाते हैं, फिर ऑल ऑफ अ सडन स्लीपर सेल्स भी बन जाते हैं, ग्रुप से कई मरतबा ये दावे, सिर्फ मैं पंजाब की बात नहीं कर रहा, और जगहों पे भी दावे किए जाते हैं कि जी 70% कम हो गए हैं। कोई कहता है स्ट्रीट क्राइम्स कम हो गए हैं डाकुओं के ख़िलाफ़, लेकिन जो ग्राउंड पे सिचुएशन नज़र आती है वो बिल्कुल उससे मुख्तलिफ नज़र आती है। ऐन मुमकिन है, क्योंकि मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं पंजाब के बारे में इतने दावे से और इतने ऑथेंटिसिटी से नहीं कह सकता। ऐन मुमकिन है वो दुरुस्त कह रहे होंगे कि पंजाब में, लेकिन पंजाब के बारे में, क्योंकि जो जिन साहब ने पंजाब में CTD बनाई थी, बाकायदा उसको एक्टिवेट किया था, उनको मैं जानता हूँ। कुछ साल पहले जो कराची में भी हुआ करते थे, और वो बहुत सी चीज़ें उन्होंने ये भी बताई हैं कि बहुत से केसेस रिपोर्ट नहीं होते हैं। जैसे गाड़ियाँ चोरी हो जाती हैं, मोबाइल स्नैचिंग तो हर जगह बहुत कम रिपोर्ट होता है, ख़ास तौर पे मोबाइल छीनना तो बहुत कम रिपोर्ट होता है। तो कितने केसेस रिपोर्ट होते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। कितने केसेस में जो दावे किए हैं कि इतने गैंग्स पकड़े गए हैं, कितने कन्विक्शन रेट्स हमारे यहाँ क्या है, उसका बताएं। क्योंकि अभी भी यहाँ भी 20-20 साल, 15-15 साल बाद लोग छूट जाते हैं, उसमें सज़ा नहीं होती। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का बड़ा सीरियस मसला है। तो ऐन मुमकिन है, क्योंकि पिछले चंद माह में पंजाब के अंदर टेररिज्म के हवाले से जो है ऑपरेशन बढ़े हुए हैं। बहुत से लोगों ने कहा एक्स्ट्रा जुडिशली बहुत से लोग मारे गए हैं। कच्चे का जो इलाका है जिसकी हम सिंध में अक्सर बात करते हैं, उसका एक बेल्ट जो है वो सदर्न पंजाब भी है, रहीम यार खान की बेल्ट है, ये सारी बेल्ट है। सदर्न पंजाब की क्या सूरत हाल है मुझे नहीं पता। सदर्न पंजाब आम तौर पे ये कहा जाता है कि ज़्यादातर जो आउटलॉड आउटफिट्स हैं उनका ताल्लुक सदर्न पंजाब से है। ये वैसे खुसूसन CCD से मुतल्लिक इन्होंने किया, जो क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट इन्होंने बनाया ना। CTD का मुझे पता है, CTD का उसमें ऐन मुमकिन, मैंने वही कहा ना कि मैं बिल्कुल उससे नहीं कह सकता, लेकिन मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि हमारे यहाँ जब लोगों को, और मुझे याद है कि बहुत पहले इस तरह के जजमेंट्स भी आए थे, और वो भी रहते जजेस के, कि हम पकड़ लेते हैं लोगों को, हम उनको इनाम देते हैं, सनदें देते हैं, और उसके बाद चलता है कि जिन लोगों को पकड़ा था उन्होंने, उनमें से 80% बरी हो गए। तो बरी हो गए तो फिर मसला ये है कि या तो इन्होंने पकड़ा गलत था, या इन्वेस्टिगेशन। हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला जनरली इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन का है। थैंक यू सो मच मज़हर अब्बास साहब। आगे बढ़ते हैं जी, बेनज़ीर से सवाल करते हैं। बेनज़ीर, आपसे बड़ा मुफस्सिल सवाल हुआ है। पूछा जा रहा है NCCIA और इसका कानून अक्सर सहाफ़ियों, सिविल सोसाइटी, अपोजिशन रहनुमाओं को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये रुझान देखा गया है। लेकिन हालिया दिनों में ये भी देखा गया है कि वज़रा, सरकारी अफसरान से या फिर उनसे मुंसलिक बहुत से अकाउंट्स गलत मालूमात फैलाने में मुलव्वस पाए गए हैं। इनके खिलाफ लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती, ये तज़ाद क्यों है? बहुत अच्छा सवाल है अलीना। जब पीका का कानून बन रहा था और जब पीका के कानून में तरमीम की गई, तो मेरे ख्याल से हम सबको पता था कि वो कानून जो है वो किसके ख़िलाफ़ इस्तेमाल होगा। वो सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होगा जो ज़रा इंडिपेंडेंट थिंकिंग रखते हैं, जो ज़रा सख्त सवाल पूछते हैं। वो उन सियासतदानों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होगा जो एक पेज पे नहीं है रियासत के साथ। और यही हुआ, हमने देखा। बल्कि मैं आपको बताऊं, पीका की एक रिपोर्ट जमा कराई गई स्टैंडिंग कमेटी में, सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी में, हुकूमत ने, इंटीरियर मिनिस्ट्री ने कराई। वो अगर आप रिपोर्ट पढ़ें तो इस साल जनवरी से लेकर जुलाई 7 महीनों में 100 केसेस रजिस्टर हुए हैं पूरे मुल्क में सहाफ़ियों के ख़िलाफ़, आम शहरियों के ख़िलाफ़। किस वजह से? एंटी स्टेट एक्टिविटीज़ की वजह से। वो एंटी स्टेट एक्टिविटीज़ क्या है? सोशल मीडिया पे किसी ने मीम बना दी वज़ीर आला पंजाब के बारे में, मोहसिन नकवी साहब के बारे में, कोई ऐसी ट्वीट कर दी इदारों के बारे में। तो 100 केसेस अलीना, आप सोचें, अब आप सोचें कितनी तेज़ी से ये केसेस में इजाफा होगा जब से ये तरमीम हुई है पीका में। और बिल्कुल ये बात दुरुस्त है, कानून एक है लेकिन सबके लिए कानून एक नहीं है। हमारा क्योंकि जियो का एक फैक्ट चेकिंग डिपार्टमेंट है, बहुत ज़्यादा डिस इन्फॉर्मेशन आती है, मिस इन्फॉर्मेशन आती है हुकूमत की तरफ से, और कोई वजाहत नहीं दी जाती, कोई माफ़ी नहीं मांगी जाती, कोई रिट्रैक्शन नहीं होती। और मैं आपको 2-3 इसमें मिसालें भी
दूंगी। अभी कुछ दिन पहले सीनियर जो पंजाब की मिनिस्टर है मरियम औरंगजेब, उन्होंने एक ट्वीट की कि इंपीरियल कॉलेज लंदन जो है वो लाहौर आ रहा है, नवाज शरीफ IT सिटी में वो अपना कैंपस बना रहे हैं। 4 दिन वो ट्वीट पड़ी रही, उन्होंने बिल्कुल क्लैरिफाई करने की कोशिश नहीं की। थक हार के इंपीरियल कॉलेज को एक स्टेटमेंट इशू करना पड़ा कि हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है। फिर उन्होंने चुपके से अपनी ट्वीट डिलीट कर दी, ये भी नहीं कहा कि हाँ ठीक है मुझसे गलती हुई। बाद में एक क्लैरिफिकेशन आई कि हम इस इंपीरियल कॉलेज की बात नहीं कर रहे थे, वो एक और इंपीरियल कॉलेज ट्रस्ट है जो आ रहा है, एक और। क्योंकि अभी आप बात कर रही थी पंजाब पुलिस की, ये दावा बार बार किया जाता है पंजाब हुकूमत की तरफ से कि क्राइम रेट में बहुत कमी आई है सूबे में, अगर पिछले साल को इस साल से कंपेयर करें। तो हमने निकलवा लिया पंजाब पुलिस का डेटा, पिछले साल के पहले 6 महीनों का आप डेटा देख लें और इस साल के पहले 6 महीनों का आप क्राइम रेट का डेटा देख लें, कमी नहीं आई, इजाफा हुआ है। ये पंजाब पुलिस का अपना डेटा है, ये भी एक गलत बयान। और अलीना मैं आपको बताऊं आजकल बड़ा मुश्किल है ये डेटा लेना, ये पहले तो बड़ी आसानी से वेबसाइट पे अवेलेबल होता था, बार बार अपडेट हो जाता था, आजकल बड़ा मुश्किल हो गया। एक आखिरी मैं आपको मिसाल दूं, इसाक डार साहब डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर हैं, सेनेट में खड़े होके उन्होंने कहा कि डेली टेलीग्राफ ने देखें ये आर्टिकल लिखा है, वो आर्टिकल फेक न्यूज थी, वो आर्टिकल AI जनरेटेड आर्टिकल था। पूरी तकरीर कर दी उन्होंने सेनेट पे अपनी, वो बाद में हमें पता चला कि डेली टेलीग्राफ ने ऐसा कोई आर्टिकल इशू ही नहीं किया। हुकूमत पाकिस्तान के ऑफिशियल वेरीफाइड ट्विटर अकाउंट ट्वीट करता है कि पाकिस्तान की पासपोर्ट की रैंकिंग देखें कितनी बेहतर हो गई है, और वो फिर बाद में हमने रिपोर्ट जब पढ़ी तो उसमें पता चला कि रैंकिंग तो हमारी वहीं के वहीं है, हम नीचे से 4थे नंबर पे हैं, रैंकिंग तो बदली नहीं है कोई। तो मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ अलीना कि सबसे ज्यादा जिम्मेदारी हुकूमतों की होती है कि वो सही मालूमात पहुंचाएं। तो ये आप जो कानून बना देते हैं, ये फिर लोग कितना ही सीरियस लेंगे। अगर आप चाहते हैं कि ये फेक न्यूज या डिसइंफॉर्मेशन के खिलाफ आप मुकाबला करें तो अपने से शुरू करें, आप खुद प्रेसिडेंट सेट करें और सही मालूमात लोगों तक पहुंचाएं। बिल्कुल सही, थैंक यू सो मच बेनजीर। वक्त जरा कम है, जल्दी से एजाज की तरफ बढ़ते हैं। एजाज, पूछा जा रहा है इसराइली पार्लियामेंट की जानिब से मगरबी किनारे पर कब्जा करने की एक करारदाद मंजूर हुई है। JD वांस ने हालांकि कहा है कि इसकी कोई अहमियत नहीं है, लेकिन थोड़ा समझाइएगा इस पेशरफ्त का मतलब क्या है, इससे मुराद क्या है? देखिए, इस पेशरफ्त का मतलब तो ये हुआ कि जो अमन अमल शुरू किया गया था डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, उसको नुकसान पहुंचाने की ये एक अटैम्प्ट है। आल्दो के अमेरिका की तरफ से ये कहा जा रहा है कि इसकी कोई अहमियत नहीं है, और आपको पता है कि इस पर मुख्तलिफ ममालिक पाकिस्तान समेत इसकी मजम्मत भी करते हैं, फ़लस्तीनियों के साथ खड़े भी होते हैं, लेकिन हमारी तरफ से और मुख्तलिफ मुस्लिम ममालिक की तरफ से जो मजम्मत है उस पर भी आप देखें कि कोई बहुत ज़्यादा रद्द-ए-अमल नहीं है। लेकिन अहम बात ये भी है कि आपको पता है कि 13 अक्टूबर को डोनाल्ड ट्रंप जब शर्म शेख में आए थे तो ओरिजिनल प्लान के तहत नेतन्याहू ने भी वहाँ पर आना था डोनाल्ड ट्रंप के साथ। आपको पता है ट्रंप जो है पहले इजरायली पार्लियामेंट से खिताब कर रहे थे, तो जब ये सारे मुस्लिम ममालिक वहाँ पर इकट्ठे हुए थे तो ये पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे शहबाज शरीफ, जिन्होंने वहाँ पर मिस्र के सरबराह से और बाकी मुस्लिम ममालिक के सरबराहों से बात की थी और उनको कहा था कि बेहतर मशवरा ये दिया जाए ट्रंप साहब को कि नेतन्याहू ना आए, और फिर ये पाकिस्तान की तजवीज़ के ऊपर ही ट्रंप साहब को मशवरा दिया गया था और फिर वो नेतन्याहू को लेकर नहीं आए थे। ये एक जो पहले से सेट शुदा जो तरीक़ाकार था उससे हटे, लेकिन इस पर्टिकुलर मामले के ऊपर मेरे ख्याल में ये बड़ी एक बड़ा सवाल है, और इस पे अमेरिका जो कि गारंटर है इस पूरे पीस प्रोसेस का, उसे सेटिस्फाई करना होगा। जितने भी ममालिक हैं जो इस सारे इवेंट के ऊपर मौजूद थे 13 अक्टूबर को। यानी आप समझते हैं कि अमेरिकी नायब सदर का सिर्फ बयान काफ़ी नहीं है, इसके ऊपर अमेरिका की तरफ से कोई ठोस वजाहत आनी चाहिए? जी बिल्कुल, इस पर वजाहत आनी चाहिए, और हमें ये भी जानना चाहिए कि खुद इसराइल के अंदर भी नेतन्याहू के बारे में उनकी जो राइट विंग है, फर्दर राइट विंग जो है, वो बहुत सारे सवाल उठा रही है और उनको भी सियासी तौर पे बड़े मसाइल का सामना है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आज़ाद सैयद साहब, इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।